morning. I am Archana Avadiya, मैकल सुधा कॉलेज डिंडौरी, जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक सेरीकल्चर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट संवर्धन। रेशम कीट संवर्धन जो है रेशम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आप लोगों को जैसे पता है कि रेशम जो होता है उसके द्वारा अपन बहुत सारे कपड़े जैसे साड़ियाँ हैं, सलवार सूट है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो रेशम के द्वारा बनाई जाती हैं। गद्दे हैं, तकिए हैं। तो क्या आपको पता है कि ये जो रेशम है ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये रेशम जो है वो रेशम कीट के द्वारा प्राप्त होता है। ये एक इंसेक्ट होते हैं जो क्या कहते हैं रेशम बनाते हैं और वो रेशम अपन प्राप्त करते हैं। आप देखिएगा ये सेरीकल्चर में सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि रेशम की खोज किसने की थी। रेशम की खोज दो प्रकार से पाया गया है कि इस प्रकार से हुआ था, बट ये चीन में ही हुआ था। चीन में क्वांग टी प्रांत की राजकुमारी लोजू ने सन 2697 ईसा पूर्व में किया था, ऐसा मानना है। बट दूसरा यदि अपन देखें तो चीन में ही सामग्री सी लिंग द्वारा 4000 वर्ष ईसा पूर्व रेशम के कोकून के इनके ही गर्म चाय में कोकून गिर जाने के कारण हुआ था। जैसे ही गर्म चाय में कोकून गिरा और ये कोकून रेशम के धागों में बट गया था, तब उनको सामग्री को समझ में आया कि ये कुछ अद्भुत चीज़ें है, ये जरूर ये कुछ है जिससे अपन दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये और कुछ नहीं, ये रेशम के धागों का ही कोकून है। और उन्होंने जैसे ही गर्म चाय से उस कोकून को उठाया और देखा तो उसमें रेशम प्राप्त हुआ और इनके सम्मान में सामग्री के नाम पर ही इनका नाम सी रखा गया। सी अर्थात सेरी, इसलिए रेशम का नाम सेरी प्रचलित है। और इसका जब संवर्धन अपन करते हैं तो सेरीकल्चर के रूप में जानते हैं। अब अपन देखें कि रेशम उद्योग इसका किस प्रकार से चला। रेशम उद्योग की अगर बात करें अपन तो देखते हैं कि 150 वर्ष पूर्व तक चीनियों ने इसको तो बिल्कुल छुपा के रखा, गुप्त रूप में रखा ये, और छुपा भी रहा क्योंकि यहाँ चीन में ये कहा गया था कि जो कोई इस गुप्त चीज का जो उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस उसमें से इन्होंने 1500 वर्षों तक इन्हें छुपा कर रखा और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। परंतु यूरोप के 2 जासूस आए और चुपचाप साधु का रूप धारण करके चीन में आए और उन्होंने देखा कि ये रेशम उद्योग किस प्रकार से चला रहे हैं, कोकून कैसे बन रहा है, कोकून से रेशम की प्राप्ति कैसे होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पूरी विधि की जानकारी लेकर अपने देश आए और पहली बार यूरोप में चीन के बाद इस रेशम उद्योग को चलाया गया। इसके बाद जापान, कोरिया, इटली, ब्राजील, ईरान, में आया। इस प्रकार से रेशम उद्योग अपने भारत में पहली बार लेप्राय दिल्ली में पूसा संस्थान में रेशम पालन की सबसे पहली बार आधारशिला रखी गई। अब अपन आगे देखते हैं सिल्क प्रोड्यूसिंग मार्च अर्थात रेशम कीट। ये जो रेशम कीट होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। और अपन ये देखें कि रात्रिचर ये कीट होते हैं जो अपने पंखों को ये फैलाकर बैठते हैं। इनकी प्रमुख जातियां है, इन बॉम्बेक्स मुराई है, एंथीरिया टेविया है,
एंथीरिया एसेंटिया है और फिलोसोमिया रिचनी है और एटलस है। ये इनके पौधों के आधार पर इनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। जैसे सहतूत की पत्तियों को खाने वाला बॉम्बेक्स मोराई होता है और तसर के पत्तियों को खाने वाला एंथीरिया पेपिया होता है। मूंगा की पत्तियों को खाने वाला एंथीरिया एसेंसिया होता है और एरी को खाने वाला फिलोसोमिया रिचनी होता है और एटलस के पत्तियों को खाने वाला एटलस होता है। इस प्रकार इनकी कुछ प्रमुख जातियां हैं। सहतूत रेशम कीट अर्थात बॉम्बिक्स मोराई का वयस्क शलभ जो होता है उसकी लंबाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होती है और यह 40 से 44 मिलीमीटर पंखों का विस्तार होता है। इनमें उड़ने की शक्ति नहीं होती है क्योंकि पंख इनके काफ़ी बड़े होते हैं। नर का उदर एब्डोमेन सकरा होता है, और मादा का एब्डोमेन थोड़ा सा चौड़ा और मजबूत होता है। ये इनकी डिफरेंसेस को बताता है कि ये थोड़ा सा अलग होते हैं। इनका जीवन काल केवल 2 से 3 दिन का होता है। लाइफ साइकिल इनकी देखें तो ये 7 स्टेप को पूर्ण करता है। फर्स्ट है इसमें कॉपुलेशन, लिख लीजिए क्योंकि ये जरूरी इसका स्टेप होते हैं। फर्स्ट है कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन, ओविपोजिशन। सेकंड है एग, थर्ड है हैचिंग, फोर्थ है कैटरपिलर, 5 है प्यूपा, 6 है कोकून, 7 है इमरजेंस। अब अपन ये सातों स्टेप को बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट अपना देखते हैं कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड ओविपोजिशन। तो इनमें मेल और फीमेल में दोनों में कोपुलेशन की प्रक्रिया के दौरान दोनों इनकी विपरीत दिशा से आपस में मिल जाते हैं और ये कई घंटे तक उसी स्थिति में रहते हैं। और जैसे यदि ये आपस में अलग नहीं हो पाते तो मेल और फीमेल दोनों ही की मृत्यु हो जाती है, और अगर इसमें से मेल अलग हो जाता है तो ओपुलेशन के तुरंत बाद मेल की मृत्यु हो जाती है और फीमेल जो होते हैं वो अपने अंडे को देने लग जाते हैं। इसी प्रकार से इनका ओविपोजिशन भी ये अंडे देने की प्रक्रिया को कहते हैं। अब आगे ये जो फीमेल होते हैं, फीमेल सहतूत की पत्तियों में अपने अंडे को देकर आपस में चिपका देते हैं और ये जब तक हैचिंग की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक सहतूत की पत्तियों में ये चिपके रहते हैं। करीबन 2000 तक अंडे ये देते हैं और अंडे देने की इनकी संख्या ताप पर डिपेंड करती है। यदि ताप अधिक है तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, यदि ताप कम है तो ये कम भी दे सकते हैं। हैचिंग की प्रक्रिया, जैसे एग कई घंटा पूर्ण करने के बाद उसके बाद ये कहा जाता है कि इनमें कोपुलेशन की प्रक्रिया जो होती है वो मई जून में होती है और मई जून के बाद ये जनवरी में इनमें हैचिंग की प्रक्रिया होती है। हैचिंग से तात्पर्य ये है कि अंडे का फूटना और कैटरपिलर का बाहर निकलना। तो कैटरपिलर जब बाहर निकलता है तो बहुत ही छोटा नाजुक सा होता है जिसको फर्स्ट स्टार लार्वा कहते हैं। ये फर्स्ट स्टार लार्वा बहुत ही जल्दी सहतूत की पत्तियों को काटने लगता है और चबाने लग जाता है और उसका भक्षण करने लग जाता है। इस प्रकार ये बहुत ही जल्दी खाते हैं और सेकंड स्टार लार्वा में बदल जाते हैं। ये सेकंड स्टार लार्वा और भी अच्छे तरीके से भोजन खाते हैं और थर्ड में बदल जाते हैं। थर्ड के बाद ये फोर्थ में बदल जाते हैं। फोर्थ के बाद ये मैच्योर कैटरपिलर बन जाता है। जैसे ही ये मैच्योर कैटरपिलर बन जाते हैं तो ये भोजन करना बंद कर देते हैं और थोड़े घंटों बाद ही ये प्यूपा में बदल जाते हैं, अर्थात ये सुप्त अवस्था में आ जाते हैं। ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं
और अपने को एक शिस्ट में बंद कर लेते हैं। आपने कभी देखा भी होगा, यदि प्यूपा को अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसी अवस्था में होती है, तो आपने कभी देखा होगा कि दीवारों में सुप्तावस्था में जाल के अंदर कोई कीड़ा बंद हो जाना, उसी को प्यूपा स्टेज कहते हैं। प्यूपा स्टेज जैसे ही समाप्त होता है, ये कोकून में बदल जाता है और कोकून में भी ये कुछ दिनों तक रहता है। और इसके बाद ये जब एडल्ट में इसको बदलना होता है, तो एडल्ट में बदलने के पहले ही ये कुछ क्षारीय द्रव स्रावित करने लग जाता है। और ये जो क्षारीय द्रव होते हैं, इनमें बाहरी आवरण में छेद बना देते हैं और छेद के द्वारा ये कीट एडल्ट होकर इमर्जेंस हो जाता है, अर्थात इसका निर्गमन हो जाता है और बाहर एडल्ट रूप में ये निकल आते हैं। सेरीकल्चर इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट। इंडस्ट्री यदि उद्योग लगाना है तो इनमें निम्न बातों का ध्यान देना पड़ता है। सर्वप्रथम खाद्य वनस्पतियों की खेती करनी चाहिए, जहाँ पर रेशम कीट के अंडों को रखा जाए। रेशम कीटों का पालन करने के लिए बहुत सी सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है, जैसे स्टैंड, ट्रे, पैराफिन पेपर, नाइफ, नेट, कोकूनेज इत्यादि। इस प्रकार अच्छी गुणवत्ता वाले अंडों की व्यवस्था करनी चाहिए। अंडों से तात्पर्य है रेशम बीज। अंडोत्भेदन में बहुत ही ध्यान देना चाहिए। अंडोत्भेदन के लिए क्रिया करने के उपरांत ही कोकून को गर्म पानी में डाल देना चाहिए, जिससे कि जो रेशम प्राप्त होने वाला है, तो वो कीट यदि निर्गमन करेगा तो रेशम को काट देगा, और यदि कीट निर्गमन नहीं कर पा रहा है, उसको अंदर ही मार दिया जा रहा है, तो रेशम के एक तार में धागा प्राप्त होगा। इसलिए उनको गर्म पानी में आधे से ज़्यादा कोकून को मार देते हैं और कुछ कोकून को बचा के रखते हैं, जिससे ये रेशम के बीज बन सके। कैटरपिलर के पोषण के लिए अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। इनमें शहतूत की पत्तियों का ही रोल होता है। शहतूत की पत्तियों की संख्या में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो कैटरपिलर होते हैं 5 स्टार लार्वा बनने तक के लिए शहतूत की पत्तियों का ही सेवन करते हैं। कोकून जब बुनना है तो उसे भी ध्यान देना चाहिए कि ये 20 से 28 टेम्परेचर में रहे, 70 से 85 आर्द्रता में रहे, 16 घंटे का इन्हें दीप्ति कला मिलना चाहिए, और इस प्रकार से इनका मैनेजमेंट करना चाहिए। आज का टॉपिक इतना ही है। थैंक यू।